सबत बेटे, तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम फारिग हो तो। फ़ाइल पर काम करते सबत से वालदा मुखातिब हुई थी। जी अम्मी जान, मोहम्मदन गोश हुआ। असल में बेटा 10 तारीख तय हुई है अगस्त की, थोड़े से दिन रह गए हैं। तुम्हारा कमरा नए सिरे से डेकोरेट करना है। तुम अगर कुछ दिनों के लिए बासित के रूम में शिफ्ट हो जाओ तो जहेज़ का बेड सीट जो अरीबा ने पसंद किया है, इसके मुताबिक कारपेट, पर्दे और बाकी डेकोरेशन करवा सकूं। जीनत बेगम ने कहा, अम्मी जान, मैंने कुछ और सोचा है, अगर इजाज़त हो तो कहूँ। वो बोला, कहो बेटे, इजाज़त की क्या बात है। असल में अम्मी जान, जब आप ऊपर का पोर्शन अरीबा के लिए मुख्तस कर रही हैं तो क्यों ना ज़रा सी तब्दीली लाई जाए। किस तरह की तब्दीली? माँ ने पूछा। मेरे मौजूदा बेडरूम के साथ जो इतना बड़ा स्टडी रूम है, क्यों ना इसे मेरे और अरीबा के बेडरूम के तौर पर सेट किया जाए और मेरे मौजूदा रूम को इसी तरह रहने दिया जाए। असल में और कुछ नहीं, अपने बचपन के इस कमरे से मेरी जज्बाती वाबस्तगी हो गई है। मैं इसको ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। सबत ने प्यार से कहा, जैसे मेरे बेटे की मर्ज़ी, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। माँ ने कहा, अब तो आप मर्ज़ी वर्जी से हमेशा के लिए फारिग हो जाएं। बहू बेगम आ रही हैं अपनी मर्ज़ी चलाने। वीडियो गेम खेलते बासित ने कमिट पास किया, आगे चल कर इस कमरे को नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मुख्तस कर देंगे। सबत ने कहा। पोतों के तस्वर से जीनत बेगम मुस्कुरा दी। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि इसने किसी लंदन की गोरी मेम से शादी नहीं करनी। डरती थी कहीं एयरपोर्ट पर सबत कोई मोटी मेम और 2-3 गोरे गोरे बच्चे ना उठा लाए और कहे, अम्मी जान, मैं शादी करके आया हूँ। माँ ने कहा, वैसे अभी भी कोई भरोसा ना कीजिएगा, भाभी के बाद 3 और शादियाँ जायज़ हैं और औलाद की तो कोई लिमिट ही नहीं। बासित बोला, बस तू इधर उधर की हाँक, चल उठ, गाड़ी निकाल, पर्दे वगैरह पसंद करने जाना है। मिसेस बेग और सबा को भी पिक करना है। माँ के कहने पर बासित ने वीडियो गेम बंद की। सबत मुस्कुरा कर दोबारा फाइल पर झुक गया। शादी की छोटी मोटी तैयारियां उसे बहुत पसंद आई थीं। नियाजी, चल तू अपना सामान बांध, हॉस्टल में तेरे लिए कमरा ले लिया है और 1.5-2 हफ्ते बाद एंट्री टेस्ट है। इंजीनियरिंग के लिए अपनी तैयारी कर लेना। और ये तुम्हारे कुछ कपड़े हैं। दानियाल ने एक थैली नियाज़ी की तरफ सरकाई। ओए बादशाहो, अच्छे गए हो तुसी, ईद करवाती साडी। नियाज़ी ने दीवाना आवाज़ थैली से कपड़े निकाले। चल ये बाद में देख लेना, पहले अपनी पैकिंग वगैरह कर ले, तुझे छोड़ के शारिक साहब को उठाना है। यार दानी, मेरा तो कोई ख़ास सामान है ही नहीं और जो है वो मैंने अव्वल दिन से बंद करके रखा है। बस मैं मुँह हाथ धो के अभी ले आया। नियाज़ी चारपाई से उठा। मौलवी साहब कहाँ हैं? दानियाल ने पूछा। ले, अच्छे मूड विच तूने मौलवी साहब का नाम लाजमी लेना है। मेरी बात मान दानी, ओ फराडिया है, मौलवी शौलवी नहीं। शैतान ने उसको बुरी तरह फड़ाया हुआ है। नियाज़ी ने सरगोशी की। बकवास ना कर यार, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और तू अपनी ज़ुबान सुधार, वरना हॉस्टल और कॉलेज में कोई लिफ्ट नहीं देगा। देहाती समझकर सीधी की तरह पता मौलवी साहब कहाँ मिलेंगे, मस्जिद में या फिर दुकान पर? मैनू की पता, इत्तफाक से मैं कोई मुल्ला दा गार्ड लगा हुआ हूँ। नियाज़ी बसोरा। दानी गुस्से से पाँव पटकता बाहर चला गया। मौलवी साहब उसे दुकान पर ही बैठे हुए मिल गए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बड़े मसरूफ़ हो गए हो, नज़र ही नहीं आते। मौलवी साहब बोले। बस मौलाना साहब, नौकरी की मजबूरी है। वो बोला, हाँ बेटे, जब मौलाना साहब की ज़रूरत थी तब कोई मजबूरी ना थी और अब मजबूरियाँ ही मजबूरियाँ। नहीं मौलाना साहब, मैं बिल्कुल भी एहसान फरामोश नहीं। मुझे अंदाज़ा है कि आपने हमारी इस वक्त मदद की थी जब हम बहुत मुश्किल में थे। नहीं बेटा, एहसान करने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की है, इंसान की क्या हिम्मत, क्या ताकत। बैठो बेटा। नहीं मौलवी साहब, बैठने नहीं आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि नियाज़ अहमद को साथ ले जा रहा हूँ और ये आपके कुछ पैसे। दानियाल ने पैसों का लिफाफा आगे बढ़ाया। बेटा, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे दोस्त ने भी पैसे दिए थे, मगर अल्लाह जानता है बेटा कि मैंने पैसों की खातिर तुम्हें घर पर नहीं रखा। मैंने तो 2 मुश्किल में फंसे इंसानों की मदद की थी। मौलवी साहब इनकसारी से बोले। मौलाना साहब, रख लें बेटा, समझ के रख लें, मुझे खुशी होगी। आप जैसे मोहसिन इंसान को मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा,
रब पाक की रहमत का साया हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे। तुम तो बहुत लायक, बहुत फर्माबरदार बच्चे हो। बस वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, बहुत बिगड़ा हुआ है। देर से उठना, रात को गाने सुनते सुनते सोना, गुसल खाने में भी नाचता गाना। मुसलमानों की तो कोई इकदार ही नहीं उसमें। न्याजी का जिक्र आते ही मौलवी साहब गुस्से से बोले, बस मौलवी साहब नादान है, आप उसे माफ़ कर दें। अगर कोई बदतमीज़ी की है तो अच्छा, मैं चलता हूँ, कहीं जाना है। वो उठा, मौलवी साहब से मुसाफा करके इजाज़त चाही और न्याजी को बुलाने के लिए घर की तरफ बढ़ा। अरीबा और सबत की शादी की तैयारियाँ, शॉपिंग्स वगैरह में सबा इस कदर बिज़ी हो गई थी कि उस्मान से रब्ता ही ना कर पा रही थी। उस्मान जब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ तो सबा ने इसे मिलने के लिए बुला लिया। यूँ भी उसे अरीबा और सबत के लिए शादी का तोहफ़ा ख़रीदना था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ख़रीदे। शॉपिंग से कबल दोनों एक पार्क की बेंच पर बैठ के बातें करने लगे। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर अरीबा की शादी में अदनान और सज्जन मौजूद ना हुए, सबा ने कहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह होगी कि सज्जल की शादी में अदनान मौजूद होगा, उस्मान ने कहा। सबा ने इस बात में गर्दन हिलाई। वैसे यार, अल्लाह ताला कभी किसी मोहब्बत का अंजाम टूटने फूटने पर ना करे। टूटा हुआ दिल इंसान को जीने के काबिल नहीं छोड़ता, उस्मान बोला। एक बात पूछूं उस्मान, अगर तुम अदनान और मैं सज्जल की जगह होते तो तुम क्या करते? अगर मेरे साथ इस तरह का अमल हुआ होता तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होता? सबा के सवाल पर वो लम्हा भर को सोचने लगा। मैं ज़रा हकीकत पसंद बंदा हूँ। मेरे लिए रिश्ते, नाते, इज़्ज़त आबरू बहुत मानी रखते हैं। अगर तुम्हारे साथ सज्जल जैसी सिचुएशन होती तो यकीनन मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पैदा ना करता, चाहे तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़ती। हाँ, क्यों मोहब्बत इंसान के लिए इतनी ज़रूरी नहीं जितनी कि इज़्ज़त होती है। लोगों की निगाह में इज़्ज़त हो तो बंदा बगैर मोहब्बत के भी रह सकता है। उस्मान ने मुतफ़क्किराना अंदाज़ में जवाब दिया। पता चल गया कि तुम किसी भी मोड़ पर मुझे छोड़कर फ़रार हो सकते हो। वो बसोरी, अरे बाबा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताओ कि अपने घर वालों को कब बताओगी हमारे बारे में? वो पूछने लगा। बस अरीबा की शादी हो जाए, थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर जल्द बता दूंगी। मुझे हमेशा की तरह यकीन है कि अम्मी सबत भाई की बात नहीं टालेंगी। डॉक्टर सबत काफ़ी डैशिंग बंदा है, तुमसे तारीफ़ तो सुनता ही था, इस दिन अस्पताल में देखा भी था। मजबूत जिस्म, मुतनासिब डील डॉल, बहुत गोरा चेहरा। मुझे तो वो किसी अंग्रेज़ी फ़िल्म का हीरो लगा था पहली नज़र में। उस्मान के कमेंट पर सबा खामोश हो गई। जहन में सबत की मजबूत गिरफ्त जो आ गई थी। सोबान शाह रूही के इलाके में गाड़ी चला रहा था। बाहर रेगिस्तान की तपती धूप फैली थी। धूप की शिद्दत रेत को चमकाई जा रही थी। कभी कभी कोई भगोला उड़ता तो रेत में अरताश आ जाता। आवाज़ के साथ मिट्टी इस तरह उड़ती कि रास्ता नज़र न आता। दूर तक सहरा की वीरानी थी। सोबान शाह अपनी लैंड क्रूज़ में सवार था। अंदर एसी का खनक माहौल था। बाहर की तपती झुलसती धूप अंदर बेअसर थी। वो मुरादपुर के फार्म्स की तरफ जा रहा था। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था। 4-5 घंटे का मज़ीद सफ़र था। रास्ते में आधा घंटा रूही का रेतला रास्ता था जिसे तय करना कदरे मुश्किल था। वो ऊंचे नीचे टीलों पर गाड़ी चलाता जा रहा था। कोई जी नफ्स इर्द गिर्द ना था। यूँ भी धूप की शिद्दत इंसानों की राह में रुकावट बनती है। सारे इंसान आसिफों की तरह गायब हो जाते हैं। वो इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। स्याह धूप का चश्मा आंखों को ठंडक में रखे हुए था। तभी अचानक उसकी नज़र किसी शख्स पर पड़ी जो रेत के ऊपर निहायत इत्मीनान से बड़ा जमान था। स्काई ब्लू कलर के वॉश वेयर शलवार कमीज़ में मलबूस वो किसी साधु की तरह फसकड़ा मारे बैठा था। इस तरह के जैसे वो रेत पर नहीं, किसी ठंडी घास पर बैठा हो। सोबान शाह को हैरत हुई। ये कौन पागल है जो इतनी शदीद धूप में इतनी इत्मीनान से बैठा है? कोई जिन भूत तो नहीं? सोबान शाह ने दिल ही दिल में सोचा। लैंड क्रूज़ करीब आते देखकर वो खड़ा हो गया और हाथ ऊंचा करके लैंड क्रूज़ को रोक रहा था। सोबान ने ज़रा दूर ही से उससे देखने की कोशिश की। वो कोई 24-25 बरस का नौजवान था। उसके हाथ में एक सफरी बैग भी था जिसे उसने दाएं कंधे पर लटकाया हुआ था और दोनों हाथ फिज़ा में बुलंद किए हुए थे। थोड़ी देर बाद सोबान शाह ने गाड़ी रोकी। इंजन ऑफ नहीं किया क्योंकि इतनी शदीद रेगिस्तानी गर्मी में इंजन गर्म होने के बाद स्टार्ट होने में मसला करते हैं।
सुभान शाह गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर ही रहा था कि शदीद गर्मी की एक लहर ने उसका इस्तकबाल किया। गर्म लू के थप्पड़े उसके अंग अंग में समा गए। उसे उतरता देखकर नौजवान भी उसके करीब आया। वो लंगड़ा के चल रहा था और उसकी बाएं टांग पर एक ज़ख्म भी महसूस होता था। नीली शलवार पर खून का आया धब्बा भी था। सुभान शाह ने सनग्लासेस उतार कर उसकी तरफ देखा। वह अदनान था। अस्सलामु अलैकुम, वो बोला। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो नौजवान, और यहाँ क्या खुदकुशी के इरादे से आए हो? सुभान शाह ने पूछा। अदनान बुरी तरह से हाँफ रहा था। अगर आपके पास पानी और कुछ खुराक हो तो बराह करम मुझे दे दें, मैं 24 घंटे से भूखा प्यासा हूँ, वो बोला। सुभान शाह ने लम्हा भर उसका चेहरा देखा। खुश्क बेरंग होंठ, मुरझाया चेहरा, बिखरे बाल। वो इस वक्त काबिल रहम हालत में था। गाड़ी में बैठो, सभी कुछ है, तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं? सुभान के सवाल पर अदनान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। दोनों गाड़ी में बैठ गए। सुभान ने बैक सीट पर पड़े फ्रूट और पानी के कूलर की तरफ इशारा करके अदनान को खाने के लिए कहा। अदनान ने वाटर कूलर से गिलास भरे और लगातार 4 गिलास पानी पी गया। इसके बाद वो काफ़ी तादाद में केले निकाल कर खा गया। जब वो खा के सैर हो चुका तो इत्मीनान से अपना सर सीट पे टिका दिया। सुभान इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। अब बता सकते हो कि तुम कौन हो और इस मौत लाने वाली गर्मी में क्या शौक़ पूरा कर रहे थे? सुभान ने इसकी तरफ सपाट चेहरे से देखा। मेरा नाम अदनान खान है। आर्मी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। कराची से आया था और उमरकोट अपने घर जा रहा था। रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए। मेरा सामान, पैसे, घड़ी और मोबाइल फ़ोन छीना और मुझे ज़ख्मी करके चले गए। बड़ी मुश्किल से कुछ रास्ता तय किया, लेकिन रेगिस्तान में भूख प्यास ने हरा दिया और किसी फरिश्ते के आने का इंतज़ार करने लगा। अदनान ने तफसीलन झूठ घड़ा। कितनी देर से इसी जगह बैठे थे? सुभान ने पूछा। तकरीबन 6 घंटे से। इससे पहले काफ़ी रास्ता पैदल तय करके आया हूँ। ऐसी बस्ती की तलाश थी जहाँ से कुछ खाने पीने को मिले, लेकिन शायद मैं रास्ता भटक के कहीं दूर आ गया हूँ। यहाँ तो कोई आबादी ही नहीं। अदनान ने कहा। आबादी है, करीब ही है, लेकिन कोई रेत के टीलों पर घर बनाने से तो रहा, और वैसे भी दोपहर की सरगर्मी में यहाँ कोई जी नफ्स नहीं होता। उमरकोट तो यहाँ से बहुत पीछे रह गया है। सुभान ने नहायत दोस्ताना अंदाज में इससे बात की। अच्छा, वाकई? वैसे मुझे इल्म नहीं, एडवेंचर्स का शौकीन नहीं, बस किस्मत में एडवेंचर लिखा था, अदनान ने मुस्कुरा के कहा। सुभान शाह भी मुस्कुरा दिया। 3-4 घंटे के रास्ते के बाद बलूचिस्तान की हदूद में एक जगह है मुरादपुर के नाम से। वहाँ हमारे फार्म्स हैं, फार्म हाउस भी है। मेरा सफ़र बस वहीं तक का है। रेगिस्तान और फार्म्स, पाकिस्तान। बात कुछ समझ में नहीं आई। अदनान बोला। अल्लाह पाक की बातें अक्सर समझ से बालातर होती हैं। बलूचिस्तान बहुत अजीब इलाका है। वहाँ गैस के ज़खायर हैं, हरी भरी पहाड़ियाँ भी हैं, ठाटे मारते समंदर भी हैं, पैरेको वगैरह के इलाकों के शफाफ मगर बुलंद तरीन पत्थर, जैसे कि वहाँ हज़ारों साल पहले समंदर रहा हो। और मुरादपुर जैसे सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ इलाके भी। वहाँ हमारे फ़िश फार्म्स भी हैं, फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ और पोल्ट्री वगैरह भी है। मीलों पे फैला इलाका है। चाहो तो चले चलो मेरे साथ, और अगर नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी। सुभान ने तफसीलन कहा। पता नहीं मैं उमरकोट से कितनी दूर आ गया हूँ। यूँ भी घर वालों को मेरी आमद की इत्तला नहीं। चलें, आपके साथ मुरादपुर का इलाका ही देख लूँगा। एक और एडवेंचर। अदनान मुस्कुराया। मेरा नाम सुभान शाह है। नवाब शाह के बहुत बाद गोट ज़रदारी है और इसकी हदूद के बाद हमारा इलाका है। हम वहाँ के जागीरदार हैं। हमें तो जैसे दिलचस्पी से ही मिलकर खुशी हुई। सुभान मुस्कुराया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे इतना अमीर फरिश्ता बचाने आया। इसके कमेंट पर सुभान खिलखिला के हंस दिया। सफ़र काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। तुम जैसा दिलचस्प हम सफ़र मिला, खुश नसीब तो हम हैं। वैसे तुम्हें रेत के ऊपर देख के हम तो तुम्हें कोई आशिकी समझे, कोई फरहाद जो रेगिस्तान से नहरें निकालने निकला हो, या फिर कोई उमर जो मारवी के लिए अपना तख्त व ताज छोड़ आया हो, या फिर कोई पुन्नू जो रेगिस्तान में भटक गया हो। जो समझ लें, यूँ भी आशिक इतनी ताकत रखता है कि रेगिस्तान से नदियाँ बह निकलें। अदनान ने सुभान के एहसासात को दिल ही दिल में सराहा था। कितना दुरुस्त तजज़िया था उसका। अदनान ने लम्हा भर गौर से उस शख्स को देखा जो उसके सीने से दिल नोच के अपनी हवेली में बंद कर आया था और उसे अपने दिल के असूल के लिए रकीब से दोस्ती करनी पड़ी थी। गाड़ी रूही के इलाके से निकल आई थी और
हाईवे पर दौड़ रही थी। आज उसका सुबह ही सुबह काम करने का मूड हो गया और तो कोई काम ना था, लिहाजा वो कपड़े लेकर गाड़ी साफ करने लगा। यूं भी आज उसे न्याजी के एडमिशन के सिलसिले में दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का चक्कर लगाना था। एंट्री टेस्ट न्याजी ने दे दिया था, बस अब एडमिशन की प्रोसेस बाकी था, फीस वगैरह जमा करवानी थी। वो कपड़े से जब गाड़ी साफ कर चुका तो अंदर जाकर सरफ का पानी और स्पंज ले आया और गाड़ी को चमकाने की कोशिश करने लगा। मिनाल ने टेरिस को गाड़ी के साफ करते देखा तो जल्दी जल्दी वॉशरूम में जाकर अपनी नाइटी चेंज की और कमरे से बाहर निकल आई। दानियाल को उसकी आमद का बिल्कुल भी इल्म ना हुआ। वह दिलजमी से अपने काम में मगन था। यह तुम्हारा डिपार्टमेंट और पोस्ट कब तब्दील हुई? वो मुस्कुरा के बोली। दानियाल ने उसे देखा, सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू ट्राउज़र पहने, हाथ में 2 अदद केले पकड़े, सोई सोई हुई सी आँखों वाली वो सुबह का रूप लग रही थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो बोला, वैसे तुम्हारा डिपार्टमेंट हर बदलते दिन के साथ साथ बदलता है। पहले पहल में तुम मामू के शोफर थे, फिर तुम मेरे गार्ड लग गए, फिर तुमने पोस्ट चेंज की और मेरे साइकियाट्रिस्ट बन गए, अब दोबारा से शोफर बन गए हो क्या? प्रमोशन की जगह वापसी पुरानी पोस्ट पकड़ ली। वो केला छीलते छीलते बोली, बहुत अच्छा तजिया और दिमाग है आपका। अगर ये पढ़ाई में या कॉलेज में सर्फ हो तो शायद गोल्ड मेडल भी मिल जाए आपको। दानियाल ने तंज किया। जितना चाहे तंज कर लो, कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगी। लगता है मामू ने तुम्हें इस काम के लिए कोई मोटी कमीशन दे रखी है। वो तिनक के बोली, गलत फहमी है आपकी। मुझे शारिक साहब को आपकी तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं। शारिक साहब को तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। बोलो, खामोश क्यों हो गए? मामू को और क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो इसे घूर कर बोली, आपकी चोट मुंदमिल हो गई है। वो पूछने लगा, मामू की दिलचस्पी से मेरी चोट का क्या ताल्लुक़ है? वो जिच हो गई। बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपके मामू की दिलचस्पी का। मैंने आपको बताया तो आप नाराज़ होकर दोबारा अपना सर फोड़ लेंगी, इसलिए रहने दें। वो शरारत से बोला, दानी, तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वो उसे डराने लगी। छोड़ें, आपके काम की बात नहीं, ये सब बड़े तय करते हैं। वो फिर शुरू हुआ, क्या सब? वो जिच हो गई। शादी ब्याह के मामलात और क्या? वो इंतहाई संजीदगी से बोला, शादी? किसकी शादी? वो झाग वाले स्पंज को हाथ में पकड़े पकड़े उस तक आया। शारिक गर्देजी साहब की इकलौती और लाडली भांजी की शादी। वो बड़े मज़े से बोला, मेरी शादी? क्या? किसने कहा तुमसे ये? वह हाथों से निकलने लगी। खुद आपके मामू ने। वो बोला, मामू ने? पूछूंगी मैं उनसे। उनकी तो यूं भी खुदाई खिदमतगार बनने की आदत है, सोशल वर्कर कहीं के। और कौन से हैं वो छिछोंदर जो दूल्हा बनने का अरमान रखता है? उसने कमर पर हाथ रख के चिढ़ाई की। पता नहीं, शारिक साहब कुछ बता तो रहे थे। क्या नाम था? आन बान शान जैसा, शायद अफ़ान, ज़फ़रान, अरसलान। नहीं नहीं, याद आया, फ़ारान। वो एक्टिंग करने लगा। उस जन्नान बोतान की तो मैं ख़बर लूँगी, लेकिन पहले तुम्हारी तो ले लूँ। वैसे तुम तो मेरे बड़े खैर ख्वाह बनते हो। मामू को समझा नहीं सकती कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे मुझे पकड़ के मेरा कॉलेज में एडमिशन करा देते, लेकिन ये मुसीबत तो गले में न डालते। वो उसे पकड़ने लगी। वो स्पंज हाथ में पकड़े आगे आगे दौड़ रहा था और मिनाल इसके पीछे पीछे। दोनों गाड़ी के गिर्द चक्कर काट रहे थे। बिलाखिर मिनाल ने तंग आकर सर्फ मिला पानी उठाया और दानियाल पर फेंक दिया। दानियाल पूरे का पूरा भीग गया, सर से पाँव तक। वो झाग ही झाग बन गया। मिनाल खिलखिलाकर हंस रही थी और अपना मसनूई गुस्सा फरामोश कर चुकी थी। मुरादपुर फार्म हाउस पहुंचने के बाद सुबान ने अदनान को आराम करने और शाम को मिलने का कहा। इतनी शानदार सजावट और आरामदेह बिस्तर वाला कमरा देखकर अदनान लंबी तान के सो गया और देर तक सोता रहा। यूं भी कई दिन की मुसाफत थी। कितने दिन तक सुबान शाह का पीछा किया और इसके प्रोग्राम का पता लगाया। इसके दिल में रहम पैदा करने के लिए खुद अपनी टांग को ज़ख्मी किया और घूंटों वाला ड्रामा किया। इस गद्दाज और एसी के मज़ेदार माहौल में वो मज़े से सो रहा था कि दरवाजे की दस्तक ने उसकी आँख खोल दी। बहुत देर से दरवाज़ा बज रहा था। वो अपनी आंखें मलता हुआ उठ गया। थोड़ी देर तक तो उसकी समझ में ना आया कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये वक्त कौन सा है। जब उसे याद आया तो उसने जल्दी जल्दी पाँव चप्पल में डाले और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। वो सुबान शाह की तवक्का कर रहा था, मगर दरवाज़ा खुला तो सोती सादा साड़ी में मलबूस, माथे पर बिंदिया लगाए
एक और 1.5 उम्र औरत थी। सलाम साहब, वो बोली। अदनान उसे देखने लगा। मैं चंद्रमुखी हूँ जी। बड़े साहब आपका 4-5 बार पूछ चुके हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो मुलाजमा थी। बड़े साहब कौन? सोबान शाह, उसने पूछा। चंद्रमुखी ने इस बात में गर्दन हिलाई। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अदनान बोला। ना ना साहब जी, आप यहीं कमरे में रहो। बड़े साहब अभी नीचे अस्तबल में हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ, वो खुद आ जाएंगे। चंद्रमुखी बोली। उस अदनान मुतमईन होकर मुड़ा। अरे साहब, चंद्रमुखी ने फिर पुकारा। चाय के साथ क्या लेगा तुम? वो पूछने लगी। जो भिजवा दो, ले लूँगा। अदनान मुस्कुराया। चंद्रमुखी बोतल के जिन की तरह गायब हो गई। अदनान वाशरूम में आ गया। उसके सफरी बैग में एक स्लीपिंग ट्राउज़र शर्ट थी। इसने वो निकाली। बाथरूम में आलीशान था। सफ़ेद टाइल से सजा, इंतहाई महंगी अशिया से मज़य्यन। वहाँ शेविंग का सामान और 1000 तरह के परफ्यूम्स मौजूद थे। इस तरह की ठाठ अदनान को पहले कभी नहीं मिली थी। उसने शेव किया, ठंडे पानी का शावर लेकर सारी थकावट उतर गई। जब कंघी करके और परफ्यूम लगाकर वो बाहर निकला तो सुबान शाह को अपना मुंतज़िर पाया। सुबान शाह चाय पी रहा था और इसके साथ ही अल्लम गल्लम लो अज़मात से सजी ट्राली रखी थी, जिस पर बिस्किट, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा और दुनिया जहान की अशिया थीं। फल थे, गजरेला, दही बड़े, गर्ज़ के ये हर चीज़ मैसर थी। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, अदनान ने गर्मजोशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम फ़ौजी भाई, बहुत शानदार लग रहे हो। असली सूरत का पता तो हमें अब चल रहा है, वरना सुबह तो मजनू के भाई लग रहे थे। क्रीम कलर के कलफज़दा सूट में सुबान भी निखरा निखरा लग रहा था। सफ़ेद चेहरे पर तराशिदा मुख्तसर मूंछें अच्छी लग रही थीं। शायद वो भी ताज़ा शेव करके आया था। आफ्टर शेव की महक इसके पास से आ रही थी। शानदार तो आपके फार्म हाउस की लाइफ है शाह साहब। ये नरम बिस्तर, ये खुनक माहौल, बाथरूम में दुनिया जहान की आसाइशें, यकीनन जन्नत भी इसी तरह की होगी। अदनान मुस्कुराया। लो भाई, यह सब तुम्हारे लिए है। सुबान ने ट्राली उसकी तरफ बढ़ाई। अभी पुरतकल्लुफ़ लंच हज़म नहीं हुआ। उसने प्लेट उठाई और गजरेला रखा। आप खुद को इन चीज़ों का आदी बना लो। सुबान शाह ने तुम्हें दोस्त कहा है, और सुबान जिसे दोस्त कह दे तो इस पर जान भी फिदा करता है। हमने सोचा था कि शाम को तुम्हें फार्म्स दिखाएंगे, मगर तुम बहुत गहरी नींद सोए हुए थे। हमने डिस्टर्ब नहीं किया। कल सुबह हम निकलेंगे और मैं तुम्हारी मुरादपुर का तमाम इलाका दिखाऊंगा, जो सुबान शाह के नाम है। सुबान ने एक महंगी सिगरेट सुलगाई। ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? सुबान ने पूछा। बेहतर है, बहुत हद तक। आपकी दराज से कुछ बैंडेज भी मिल गई थी, अब बहुत बेहतर है। वैसे इस वीराने में आपने महल कैसे तामीर किया? जंगल में मंगल इसी को कहते हैं। अदनान ने सुराहा। तुम ठीक कहते हो। यहाँ हर चीज़ हमने अरेंज की है। आला दर्जे की रिहाइश, खाना, हर तरह की शहरी सेटिंग। नीचे एक मिनी अस्पताल भी है। यहाँ कुल 10 अफराद रहते हैं, 4 गार्ड्स और बाकी मुलाजिम। नीचे का तमाम पोर्शन नौकरों का है और ऊपर का मेहमानों का। हमें यहाँ पर एक और रिहायशी इमारत बनवानी है, किसी ख़ास मकसद के लिए। इसी काम के लिए हम आए हैं। पूछ सकता हूँ कौन सा ख़ास मकसद है? बता देंगे, सब बता देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? सुबान ने अभी बात मुकम्मल भी ना की थी कि रिवाल्वर बरदार आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ और सुबान शाह को दबोच कर उसके ऊपर पिस्तौल तान ली। अदनान बुखला ही तो गया। ये क्या अचानक आफत थी? अदनान ने आगे बढ़कर सुबान को छुड़ाना चाहा। रिवाल्वर फ़िज़ा में बुलंद किया और गोली चिल्लाई। महंगा शीशे का फ़ानूस टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर गया। फ़ानूस की शीशे की किरचियाँ सब्ज़ रंग के कालीन पर बिखरी पड़ी थीं। यूँ तो अदनान हर तरह के हालात व वाक़यात की तवक्का करके आया था। सर पर कफ़न बंधा था, वो मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये कैसी अचानक आफत थी? वैसे क्या ही अच्छा होता कि सुबान शाह किसी और के हाथों मरता और अदनान के रास्ते का कांटा हट जाता, लेकिन नहीं। मोहब्बत करने वाले ज़िंदगियां बांटते हैं, मौत नहीं। मौत मोहब्बत में नहीं, जंग में जायज़ होती है। सुबान अभी तक इस रिवाल्वर की गिरफ्त में तड़प रहा था।
खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अदनान उठा और चालाकी से भागता हुआ उस तक आया और उसका रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। नतीजन रिवॉल्वर और बरादर ने सुबान को छोड़ा और अदनान पर झपट पड़ा। दोनों में काफ़ी देर तक गुत्थम गुत्था चलती रही। अदनान भी मजबूत हाथ पाँव के मालिक था। किसी ज़माने में कराटे में भी ब्लैक बेल्ट रहा था और आज वही हुनर आजमाने का उसे मौका मिल गया था। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद अदनान रिवॉल्वर छीनने में कामयाब हो गया। अब रिवॉल्वर बरादर कालीन पर लेटा था और अदनान इस गैस ऊपर था। जब अदनान ने रिवॉल्वर ऐन उसकी पेशानी पर रखा तो उसे अकब से सोबान की आवाज़ सुनाई दी। अदनान, बस ये हमारा आदमी है, सोबान शाह कह रहा था। अदनान ने हैरत के आलम में पहले तो सोबान को और फिर इस आदमी को देखा। धर्म सिंह, उठ जाओ। सोबान का हुक्म मिलते ही वो कालीन से उठकर कपड़े झाड़ने लगा। उसके होंठ और नाक से खून बह रहा था। धर्म सिंह, अपना रिवॉल्वर लेकर तुम जाओ। सोबान शाह का हुक्म मिलने पर धर्म सिंह ने अदनान से रिवॉल्वर मांगा। अदनान अभी तक हैरत में था। रिवॉल्वर उसे देकर वो भी कपड़े झाड़ने लगा। चीना झपटी की वजह से उसकी कमीज़ का गिरेबान भी फट गया और चेहरे पर भी जख्म आया। सोबान उसे पकड़कर कुर्सी तक ले आया। ये सब क्या था शाह साहब? वो चुप ना रह सका। तुम्हारा इम्तहान, सोबान इत्मीनान से बोला और पानी का गिलास उसे थमाया जिसे वह बिना बसो पेश के पी गया। इम्तहान से मतलब? वो अब भी ना समझा। तुम सिपाही हो, ट्रेनिंग ली होगी, तुम किसी की भी हिफाजत कर सकते हो, है ना? सोबान मुस्कुरा रहा था। मैं अब भी नहीं समझा, अदनान बोला। एक तो तुम सवाल बहुत करते हो, मुझे क्लियर कट बात करनी नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता मकसद की तरफ आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बहुत नज़दीकी आदमी बन जाओ। दोस्त तो बन ही चुके हो, मेरे गार्ड, मेरे पीए भी बन जाओ। तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई मसला नहीं होगा। रिहाइश, खाना पीना, कपड़े, हर चीज़ मुयस्सर होगी और पेमेंट अलग से करूँगा। लेकिन आपके पास तो पहले से ही बहुत लोग हैं, मैं ही क्यों? अदनान ने पूछा। बस शोबान शाह की नज़र है, जिस पर भी पड़ जाए। तुम अपना ही ज़ख्म साफ़ कर लो और आराम करो। ये टीवी है, दुनिया जहाँ के चैनल यहाँ आते हैं, इससे टाइम पास करो। कल सुबह मुलाकात होगी। सुबान शाह ने मुस्कुराकर अलविदा कहा और वो देर तक इस मुलाकात के मुतल्लिक सोचता रहा। यह अरीबा की शादी का पहला नॉर्मल फंक्शन था, यानी माइयों और मेहंदी का फंक्शन, जिसे मिसेस बे के लाउंज में अरेंज किया गया था। पूरे लाउंज में सबा ने ब्लू सिल्क की चादर बिछाई हुई थी, जिस पर सब्ज़ रंग के गाव तकियों ने पहले फूलों के साथ रौनक बिखेरी हुई थी। लड़कियां बालियां गले फाड़ फाड़ कर ढोलकी से मुकाबला कर रही थीं। सबा कभी इनका साथ देती तो कभी भागकर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर रही होती। दूल्हा वाले आ गए थे और साथ में माइयों के शगन लाए थे, जिसमें दुल्हन का पीला जोड़ा, सब्ज़ गोटादार दुपट्टा, हरी चूड़ियाँ और फूलों के जेवर थे। पीला और सब्ज़ खुस्सा, जिस पर सब्ज़ रंगों का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था, फूलों की थाली में सजा। शगन सबा ने ज़ीनत बेगम से ले लिया और अरीबा को पहनाने के लिए कमरे में आई। उपटन की भीनी भीनी महक में कुंदी दुल्हन शगन की ही मुंतज़िर थी। कपड़े पहन के जब वो सादा से चेहरे में बाहर आई तो सबा का दिल चाहा कि इसकी नज़र उतार लें। फूलों के गजरे, बाले हार पहनाकर, ढीली सी चोटी गोंदकर सबा दुपट्टे की छाँव तले से बाहर ले आई। हर नज़र अरीबा के चेहरे पर ठहरने को तैयार थी। फूलों से सजे हुए तख्त पर अरीबा को बिठाया गया। सबा ने जा बजा फूल सजा रखे थे। अपनी फूलों सी बहन की डोली और उसकी शादी की हर चीज़ वो फूलों से सजा देना चाहती थी। संदल, उपटन और काफूर की महक के साथ गुलाबों और मोतिये की महक अरीबा के रूम में बसने लगी। अभी तो मेहंदी के पत्तों की बारी थी, उसका अंग अंग महकाने की। उसे बिठाने के बाद उसके ससुराल वालों ने माइयों की रस्म शुरू की। खूबसूरत कागज़ों से सजाई मटकियों में तेल और उपटन थे। बारी बारी सात सुहागनें आईं और अरीबा की मांग में तेल लगाया और इसके चेहरे पर उपटन मला। सुहागनों के बाद कुंवारियों ने अपने शौक़ पूरे करने थे, लिहाजा हर कोई आता रहा। एक एक करके सब आते, नोट वारते और चले जाते। माइयों के बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। कोरे हाथ पर एक पत्ता सजाया गया और बारी बारी औरतें इस पत्ते पर मेहंदी रखतीं, दुल्हन को मिठाई खिलाती और चली जातीं। अब अरीबा की हालत ख़राब होने लगी थी, गर्मी से जान जा रही थी। एक अदद पंखा लगा था जो कि तकरीबन 300 अफराद के लिए नाकाफ़ी था। ऊपर से मिठाइयाँ खा खा के उसका मुंह कड़वा हो रहा था। हर औरत न जाने
किस बात का बदला लेने के लिए पूरी पूरी गुलाब जामुन उसके मुंह में ठूंस देती और वो खामोशी से खाती। गर्मी में सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। किसी रिश्तेदार औरत ने उसे ज़ोर ज़ोर से सांस लेते देखा तो उस पर रहम आ गया। अरे दुल्हन के लिए पानी ले आओ, वो साहिबा चीखीं। काफ़ी देर बाद पानी का गिलास आया और उन साहिबा ने पूरे का पूरा अरीबा के मुंह में उड़ेल दिया। उनकी देखा देखी कोई और भी पानी का गिलास ले आया था। खातून ने वो भी दुल्हन को पिला दिया। मिठाई के ऊपर नीम ठंडा और वो भी इस कदर मिकदार में पानी पीकर अरीबा को उबकाई आने लगी। अब दुल्हन सबके सामने उल्टी कर देगी तो अच्छा लगेगा, उसने दिल ही दिल में कहा और ख़ुद पर कंट्रोल करने लगी। सास साहिबा ने 5 किलो ड्राई फ्रूट का थाल उसकी गोद में रख दिया। अब हर किसी के नोट बारने की बारी थी। नोट देने के चक्कर में वो ड्राई फ्रूट का थाल सब इसने फरामोश कर दिया। अरीबा का रोने को दिल चाहने लगा। वो दुआ करने लगी कि कोई ये थाल उठा ले। इसी असना में कोई बाली सी लड़की अपनी होने वाली भाभी को देखने के चक्कर में इस पर झुक गई। भाभी, मैं सबत भाई की कज़न हूँ, उसने झुके झुके ही अपना तारुफ कराया। अरीबा की ममानी को सख्त गुस्सा आया। कल देख लेना अभी अपनी भाभी को। उठो लड़की। मोमानी ने उसको डांटने के साथ साथ अरीबा का दुपट्टा अच्छी तरह से मुंह पर डाल दिया। जो रही सही ऑक्सीजन अंदर आ रही थी वो भी बंद होने लगी। ऊपर से मूवी मेकर्स की हज़ार वाट की लाइट। या अल्लाह, मुझे यहाँ से बचा ले। वो रोने ही तो लगी थी। शादियों और रस्मों के चक्कर में दुल्हन से किसी जन्म के बदले लिए जाते हैं, वो सोचती रही। खुदा खुदा करके ये 3 घंटे का फंक्शन ख़त्म हुआ और इसे सबा के कमरे में ले आई। इसने दुपट्टे को नोच के फेंका और एसी ऑन करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दूसरों की मेहंदियों पर कितना एंजॉय करती थी मोहतरमा। सबा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो अभी तक अपने हवास बाल नहीं कर पाई थी। शादी का दिन था। एक मशहूर मैरिज क्लब में इंतज़ाम किया गया था। एक तरफ बासित भाई मिलने की खुशी में खुश था तो दूसरी तरफ सबा बढ़ चढ़कर हर रस्म में हिस्सा ले रही थी। उसने अपनी अम्मी को पहले ही कह दिया था कि मैं सारी रस्में करूँगी, खूब लूटूँगी सबत भाई को, अब बस मुझे रोकिएगा नहीं। और अम्मी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। किसी माहिर ऑर्गेनाइज़र ने स्टेज को बहुत नफासत से सजाया था। फूलों, रोशनियों और रेशमी पर्दों के स्टेज की शहजादे की नशिस्त की मानद लग रहा था। कुछ देर बाद ही शहजादे की आमद हुई। न्यू ब्लू कलर के 3 पीस सूट में दोस्तों रिश्तेदारों के घेरे में दूल्हा मियाँ की तशरीफ़ आवरी हुई। ज़मीन पर ऐसे चल रहे थे जैसे ज़मीन वक़्त इन्हीं के कदमों के लिए बनी हो। तेज़ रफ्तार की वजह से सल्की बाल हवा में झूल रहे थे और बासित दूल्हा का भाई होने के नाते बहुत अदा से मुस्कुरा रहा था। बड़ी शान से सबत हसन अपनी नशिस्त पर बराजमान हो गए। आप दुल्हन साहिबा की आमद का इंतज़ार था। निकाह चूँकि पहले ही हो चुका था, लिहाजा फ़कत रसूम की फार्मेलिटी थी और फिर रुखसती। फिर वो वक़्त भी आन पहुँचा। ऑरेंज और रेड कम्बिनेशन में राजस्थानी लहंगा और अपने मारवाई हुस्न का जादू बिखेरती अरीबा बहुत प्यारी लग रही थी। यूँ टूट के हुस्न आया था उस पर। खूबसूरत डिज़ाइन के ज़ेवरों ने चार चांद लगा दिए थे। ख़ास तौर पर चेहरे पर मौजूद नथ और टीके ने। सबा, फ़ाखर और आसमा बेग उसे थामे स्टेज की तरफ आ रही थी। खुशबुओं में लिपटी दुल्हन को सबत के पहलू में बिठा दिया गया। ये सबत की ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन घड़ी थी। रस्मों का दौर शुरू हुआ। मिसेज़ आसमा बेग आगे बढ़ी और खूबसूरत सी सोने की अंगूठी अपने दामाद को पहनाई। हमजा ने घड़ी बहनोई की कलाई में लगाई। अब सबा की बारी थी। सो वो खूबसूरत सजे हुए गिलास में पिस्ता बादाम वाले दूध के हमरा मौजूद थी। पहले अरीबा को दूध पिलाया गया और फिर सबत को। दूध पिलाने के बाद सबा ने शोर मचा दिया। निकालें दूध के 1000 रुपये भाई, एक पाव जितने दूध के 1000 रुपये, जब 1 किलो दूध भी 40 रुपये का आता है। सबत कहाँ चूकने वाला था। ये बहुत कीमती दूध है, खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इसे पीते हैं। फ़ाखरा ने कहा, मुझे तो इसमें कोई ख़ास चीज़ महसूस नहीं हुई, आम दूध की तरह। सबत बोला, चलो कुछ तो कम करो। सबत बोला, चलो कुछ तो कम करो। बासित ने सिफारिश की कि केले ख़रीदने आए हो या शादी करने। सबा ने शौक़ी से कहा। सभी खिलखिला दिए। अच्छा ये बताओ, क्रेडिट कार्ड चलेगा? सबत ने बहस को तूल दिया। जी नहीं, नो क्रेडिट, नो डिबेट, सिर्फ कैश। सबा बोली, आजकल तो दुनिया का हर काम क्रेडिट कार्ड पर होता है। सबत ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, सिवाय बीवी मिलने के। सबा ने तुर्की बातुर्की जवाब दिया।
तो तू बार्गेनिंग नहीं चलेगी। सबत ने हार मानते हुए पर्स निकाला और 1000 रुपये उसे थमा दिया। आप खानदानी रस्म के मुताबिक अरीबा को कुर्सी से उतारकर नीचे बिठाया गया और दूल्हा साहब को भी जूते उतार के नीचे बैठना पड़ा। दोनों के दरमियान एक खूबसूरत फ्रेम का सजा शीशा रखा गया। अब दोनों ने एक दूसरे को इस शीशे में देखना था। गौर से देखिएगा दूल्हा भाई, बाद में सवाल जवाब होंगे, सबा ने कहा। सबत ने शीशे में देखा। खूबसूरत चेहरा लो दे रहा था। दो याकूत की तरह आंखें इंतहाई खूबसूरत लग रही थीं और पलकों की झालर का अक्स इसके गालों पर साया किए हुए था। नज़र लग जाने के डर से वो ज़्यादा देर तक इसे देख ही ना पाया और आंखें हटा दीं। अब बताइए क्या नज़र आया उनके चेहरे पर? सबा ने सवाल किया। वो खामोश रहा। लगता है डॉक्टर साहब होश खो बैठे हैं। आखिर कहाँ पीछे रहना था। कहिए क्या ख़ास बात नज़र आई इनकी आंखों में? सबा ने फिर कहा। आई लेंस का कलर ज़रा अजीब था। बासित ने पहले कहा। जी नहीं, दुल्हन ने लेंस नहीं लगाए, ओरिजिनल कलर है, सबा ने फ़ख्र से कहा। बोले ना दूल्हा भाई, क्या देखा आंखों में? सबत मुस्कुरा के सोच रहा था। उनकी आंखों में मुझे अपना आप नज़र आया, सबत ने प्यार से कहा। सभी ने तालियां बजाईं। अरीबा के चेहरे पर शर्म के बेपनाह साए बिखर गए। रुखसती के लिए सबत उठा तो अपने जूते गायब पाए। अरे भाई मेरे जूते, वो बोले। पैसे दो, जूते ले लो, सबा ने इत्मीनान से कहा। अभी और कितने वार बाकी हैं साली साहिबा, यह आखिरी वार है, इसके बाद ये काम दुल्हन साहिबा करेंगी। जवाब आया। कितने पैसे दूँ? 5000 रुपये पहले से तय था। इतने महंगे रेट तो इंग्लिश बूट हाउस के भी नहीं। वो 2 अच्छे जूते मिल जाएंगे इतने पैसों के, बासित ने कहा। जब आपके जूते छुड़वाने की बारी आएगी तब गिनती कीजिएगा, फ़िलहाल चुप रहें। फाकरा ने उसे टोका। यार मेरा भाई की जान निकल जाएगी, यूं भी 2 बज चुके हैं। सबा ने बासित की बात पर कहका लगाया। जीनत बेगम ने 5000 निकाल के सबा को दिए और इस तरह खूबसूरत जोड़े की खूबसूरत शादी की रसूम इख्तिताम को पहुँची। रुखसती के वक़्त तमाम नम आँखों ने दुल्हन को विदा किया। सबा अरीबा के हमरा सबत के घर आई। हमजा तोकीर हर तरह का प्लान बन चुका था। आज सुबह ही उसने अपने गैंग के साथ तमाम साथी इकट्ठे कर लिए थे और वो सुबह से ही इन साथ के कॉलेज की छुट्टी के इंतज़ार में था। वो ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से गेट साफ नज़र आ रहा था और हर आने जाने वाली लड़की को वो बाखूबी देख सकता था। छुट्टी के बाद बहुत सारी लड़कियाँ गेट से निकलीं, लेकिन इन साथ कहीं नहीं थी। ऐसा हमजा के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। लगता है आज वो कॉलेज ही नहीं आई, वो दिल ही दिल में बोला। इन बसात प्रैक्टिकल से फारिग होने के बाद अपने दोस्तों से रुखसत हुई। वो धूप से बचने के लिए चेहरे को फाइल से छुपाती गेट की जानिब बढ़ी। गेट पर अब रश बहुत कम था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ खड़ी थीं। वो बेनियाजी से चलती हुई सड़क पर आई। हमजा तोकीर उसे उसकी डील डोल से पहचान गया था, हालांकि उसने चेहरा अभी तक फाइल से ढांपा हुआ था। अपने साथियों को अलर्ट करके हमजा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो जिस गली में मुड़ी थी इसमें बहुत कम लोग थे। मौका से फ़ायदा उठाते हुए हमजा के दोनों साथी उतरे और उसे पकड़ लिया। वो इसकी अचानक आफत पर बुखला गई। इसे ज़बरदस्ती इन लोगों ने गाड़ी के अंदर डाला। वो मज़ाहमत करती हाथ पाँव अपने दफा में चलाने लगी। तीसरे लड़के ने रुमाल पर क्लोरोफार्म लगाया और उसे सूंघा दिया, जिसके नतीजे में फ़ौरन ही होश की दुनिया से दूर हो जाने लगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हमजा ने बैक व्यू मर से मछली की तरह तड़पती और फिर बेहोश होती लड़की को देखा। उसके कलेजे में ठंड पड़ गई। दिल जो ना जाने कितने दिनों से उसकी आवारागर्द फितरत को बदले के लिए उकसा रहा था, करार पा गया था। उसने गाड़ी का रुख अपनी मंजिल की तरफ मोड़ा। गाड़ी हमजा के पर्सनल बंगले की जान में रवां दवा थी। बोरज में गाड़ी खड़ी करके हमजा ने साथ को अपने साथियों की मदद से कमरे में पहुंचाया। वो अभी तक बेहोश थी। इसके बाद दोस्तों ने इसे इजाज़त ली और वो भी मुतमईन होकर टीवी देखने लगा। अब इंतज़ार था तो इस शेरनी के होश में आने का। इकराम जीप तैयार है? जी सरकार तैयार है, सोबान शाह के सवाल पर इकराम ने जवाब दिया। अदनान सोबान शाह के हम कदम होके इस फार्म हाउस के गिर्द गिर्द का माहौल देख रहा था। सोबान हल्के रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस था। आज बादलों ने आसमान का अहाता किया हुआ था, लिहाजा धूप की तपिश ना थी। कभी कभी हवा का कोई खुशनुमा झोंका आता तो रूह तक ठंडक उतर जाती। वो सामने हमारा स्तबल है, वहाँ आला से आला नस्ल के घोड़े और घोड़ियाँ मौजूद हैं। घोड़ों की रेस में अव्वल आने वाले घोड़े ज़्यादातर हमारे होते हैं। सोबान ने अस्तबल की इमारत की तरफ अदनान की तवज्जो दिलवाई
और अस्तबल के बाईं तरफ फार्म है। कई तरह की भैंसें और गायें हैं। इनका दूध निकलता है और इलाके में बिकता है। बल्कि मलिक बेहतरीन डेयरी फैक्ट्री को भी हम दूध पे सप्लाई करते हैं। जानते हो डेयरी फैक्ट्री क्या होती है? सोबान के सवाल पर अदनान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। भाई, जो लोग डब्बों और टेढ़ा पैक्स में दूध और दही बेचते हैं, इन्हें प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। सोबान ने वजाहत की। अदनान गर्दन हिलाता रहा। ये दाएं तरफ जो इलाका दूर तक फैला है, इसे तुम किचन गार्डन कह सकते हो। यहाँ हर मौसम की हर सब्ज़ी उगाई जाती है। आलू, भिंडी, करेले, कद्दू, टिंडे, प्याज और टमाटर वगैरह। और वो जो दूर मलकजी सी इमारत नज़र आ रही है, वो पोल्ट्री फार्म है। यहाँ से मुर्गियाँ आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाती हैं। मेरे दाहिनी तरफ जो खाली प्लाट पड़ा है, यहाँ पर हम रिहायशी इमारत बनवाना चाहते हैं, जिसका काम कल परसों से शुरू हो जाएगा। वो सुबान के हम कदम होकर चल रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी। वाकई तमाम चीज़ें शानदार थीं। बहुत सारे बंदे थे जो इन तमाम चीज़ों की हिफाजत पर रखे गए थे। यहाँ ज़्यादातर लोग मकामी हैं, लेकिन बहुत वफादार हैं, नमक के पीछे जान देते हैं। चलो तुम्हें फ़िश फार्म्स दिखाएं। सोबान के साथ चलता चलता वो जीप तक आया। एक बात समझ में नहीं आई। आपकी हवेली सिंध के अंदरून में है और फार्म्स यहाँ बलूचिस्तान में, इतनी दूर। मेरा मतलब है कि अगर ये हवेली के पास होते तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा हवेली के मकीनों को भी होता। ये दूध, दही, सब्ज़ियाँ, पोल्ट्री वगैरह का। अदनान ने जीप में बैठते ही सवाल किया। सोबान खिलखिला के हंस दिया। तुम क्या समझते हो कि हमारा फार्म्स का ये सिलसिला फ़कत मुरादपुर तक महदूद है? नहीं नहीं, सोबान नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। ये फार्म्स तो खालिस्तान सोबान शाह के हैं। इसके अलावा हवेली के पास कोट मीर मोहम्मद में भी इससे ज़्यादा वसी इलाके पर हमारे फार्म्स फैले हैं। सिंध और पंजाब में ज़मीनें और आमों के बागात हैं। हमारी कश्तियाँ हैं, ट्रक वगैरह वगैरह। जागीरदारों से पाला पड़ा है, तुम्हारा सर चकरा जाएगा, मगर हमारी जागीर ख़त्म नहीं होगी। सोबान शाह ने मूंछ के एक कोने को हाथ से छुआ। सर तो जागीरदारों का चकरा जाएगा। सोबान शाह, जब अदनान अपने इरादों को तकमील तक पहुँचाएगा। अदनान ने लम्हा भर सोबान को देखते हुए सोचा। क्या देख रहे हो? ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ क्या? सोबान ने मुस्कुराकर कहा। खूबसूरत तो आप बहुत हैं। यकीनन वो बहुत खुशकिस्मत होगी जो आपकी हमसफ़र बनेगी। अदनान के कमेंट पर सोबान मुस्कुरा दिया। कई तो बन चुकी हैं और एक अच्छी मुस्तकबिल करीब में बनेगी। सोबान ने कहा। मैं समझा नहीं। वो बोला, वही लड़की सोबान शाह की कमज़ोरी है, मगर एक ख़ास शख्सियत है जिसे अपने काबू में करना है। मिलवाएंगे नहीं उस ख़ास से? अदनान ने कहा। हमको मिल गई तो तुम्हें भी ज़रूर मिलवाएंगे। आखिर तुम भी तो हमारे बेहद करीब बंदे हो। अदनान के दिल में सज्जल का तस्वर भी शोले की तरह जल उठा।